हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर एग्जाम गुरु पर। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो सभी प्रश्न एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में आए प्रश्न तो आप उसका आसानी से हल कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? यानी मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। क्या? कैल्शियम ऑक्जिलेट। इसका सूत्र क्या होता है? CaC2O4। CaC2O4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? यानी रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिया गया है, मुर्गियों से, गायों से और बकरियों से और घोड़ों से। तो जो रानीखेत बीमारी है वो है किसका? मुर्गी का बीमारी है। ठीक है, मुर्गियों में फैलने वाला बीमारी है रानीखेत, और एक किससे? वायरस से फैलता है। ठीक है, वायरस से होने वाला बीमारी है, वायरस से। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मुर्गी से रानीखेत बीमारी फैलता है। ठीक है, रानीखेत बीमारी किसका है? मुर्गी से संबंधित, जो वायरस से फैलता है। ठीक है, तो अब इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। यानी पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो कहाँ से उत्पादित होता है? यानी घास से, सैलाब से, वृक्षों से, कि धान के खेतों से। तो जो अधिकतम ऑक्सीजन जो होता है हमारे पृथ्वी पर उत्पन्न होता है वो सैलाबों से होता है। ठीक है, सैलाब से लगभग 75% से अधिक जो है सैलाब से उत्पन्न होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकतर जो पृथ्वी पर है वो समुद्र है और सैलाब समुद्र में रहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सैलाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यानी मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रारंभ होता है कहाँ से? आप इसको अग्नाशय से, अमाशय से याद रखिएगा। कहाँ से? अमाशय से। अमाशय से है जो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, और छोटी आंत में लगभग संपन्न ही हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत में लगभग संपन्न, मानिए कि यहाँ पर आप संपन्न हो जाता है छोटी आंत में। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रारंभ पूछेगा तो अमाशय में, और संपन्न पूछेगा तो आप छोटी आंत में यहाँ से मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर है कि हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? यानी कि प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो आप जानते हैं कि देखिए प्रकाश ऊर्जा को पौधा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या? रासायनिक ऊर्जा। हरे पौधे जो है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है देखिए शरीर, यहाँ पे ऑप्शन शरीर का ताप नियंत्रित करता है। यानी शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो शरीर का ताप को नियंत्रित करता है। और शरीर का ताप पूछ देगा तो कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। दोनों प्रश्न एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, पूछ देगा कि मानव शरीर का ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस में भी मारेगा। आप लोग ऑप्शन में रहेगा 37 डिग्री, तो 37 डिग्री मार देना है। और 98.6 फ़ारेनहाइट रहेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट मार देना है। ठीक है, तो आप यहाँ से दोनों को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो क्षय रोग है जो जीवाणु से होने वाला रोग है। तो आप यहाँ से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? यानी मानव शरीर में जो है मानव शरीर के खोपड़ी है उसमें कितना हड्डी होती है? यानी मानव खोपड़ी में कितना हड्डी होती है? तो ये होता है 28 हड्डी। ठीक है, मानव खोपड़ी में 28 हड्डी होता है टोटल। तो आप इसको याद रख कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है?
यानी साधारण बातचीत हम लोग करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, तो होती है 30 से 60 डेसिबल। कितना? 30 से 60 डेसिबल होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, 30 से 60 डेसिबल। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 60 डेसिबल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होता है? 30 से 60 डेसिबल होता है जो साधारण बातचीत की वो तीव्रता होती है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, यानी विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो देखिए विद्युत बल्ब के अंदर होता है नाइट्रोजन या आर्गन भरा हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन या आर्गन। तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर आपका आर्गन दिया हुआ है आपका ऑप्शन में, तो यहाँ पर राइट आंसर आर्गन हो जाएगा। ठीक है, आर्गन। ठीक है, और नाइट्रोजन भी से भरा हुआ होता है, तो आप नाइट्रोजन भी इसको याद कर लीजिएगा, नाइट्रोजन एवं आर्गन। ठीक है, और विद्युत बल्ब का कौन खोज किए थे? एडिसन किए थे। कौन? एडिसन। तो आप इसको भी याद रखिएगा, एडिसन जो विद्युत बल्ब का खोज किए थे, तो आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है, यानी किसी पिंड का जड़त्व निर्भर किस पर करता है, तो निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, यानी कि उसका द्रव्यमान कितना है उस पर निर्भर करता है जड़त्व, पिंड का जड़त्व। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 यहाँ पर है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी पूछा कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी सर्वप्रथम कौन बताए थे इसको बारे में। ठीक है, तो सर्वप्रथम बताए थे कौन? गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो बताए थे सर्वप्रथम जो जड़त्व के नियम के बारे में। लेकिन इसके बाद बताए थे कौन? न्यूटन। न्यूटन इसके बाद बताए थे। सबसे पहले जो बताए थे वो गैलीलियो बताए थे। ठीक है, और इसके बाद बताए थे कौन? न्यूटन। न्यूटन बताए थे इसके बाद, और 3 नियम दिए थे, गति के 3 नियम दिए थे। आप जानते ही होंगे कि न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम। ठीक है, तो आप यहाँ से याद करिएगा। सर्वप्रथम पूछेगा तो गैलीलियो मानना है, और पूछ देगा कि जड़त्व का नियम किसने दिया है, तो आपको न्यूटन मानना है। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 13, किसी पेड़ का शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिर जाती है, इस घटना को किसके द्वारा समझाया जा सकता है, यानी कि किसी पेड़ को जोर से हम लोग हिलाते हैं तो उसका सारा पत्तियां गिर जाती है, किसके कारण। इस माने कि इस नियम को हम लोग किस नियम से समझा सकते हैं, यानी कि पेड़ हम लोग की पेड़ के पत्तियां गिर जाती है, किस नियम से समझा सकते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम से हम लोग समझा सकते हैं उसको, कि जो जब कोई माने वस्तु को हम लोग, जैसे देखिए यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है, देखिए यहाँ पर पेड़ पत्ता है, तो हम लोग इसको हिलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो डालियाँ हैं वो गतिशील में चल जाता है। ठीक है, गतिशील हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो पत्तियाँ हैं वहाँ पर सब विराम अवस्था में रहता है, इसीलिए पत्तियाँ सब टूट के नीचे गिर जाता है। तो आप लोग यहाँ से न्यूटन के प्रथम नियम से आप इसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से याद कर लीजिएगा कि न्यूटन के प्रथम के नियम से हम लोग समझा सकते हैं कि किसी पेड़ को शाखा को हम लोग जोर से हिलाते हैं तो उसका पत्तियाँ गिर जाती है, किससे? न्यूटन के प्रथम नियम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका देखिए यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, आटा फूलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। ठीक है, आटा फूलने के पीछे निम्नलिखित में कौन सा कारण है। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे बच्चों का रहता है आंसर कि ईस्ट की संख्या में वृद्धि, लेकिन ये जो आपका आंसर है ये गलत है। बहुत सारे बच्चे मारते हैं, उनका आंसर ये गलत है। तो इसका सही राइट आंसर जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पादन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पादन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे होगा, जो ईस्ट की संख्या है ना वो तेज़ी से जनन करता है, ईस्ट जो है वो तेज़ी से जनन करता है आटा में। ठीक है, और जनन करने के बाद वो श्वसन लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करता है ईस्ट, और ईस्ट यही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारा रोटियां हैं जो फूलती है। ठीक है, तो इसको याद कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है,
तो सब आपका सही आंसर हो जाएगा लाल चींटी के द्वारा। किसके द्वारा? लाल चींटी के द्वारा फॉर्मिक अम्ल उत्पादित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, प्राकृतिक गैस का दहन ... अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यानी प्राकृतिक गैस जो है वो किसका उदाहरण है? तो देखिए हम लोग प्राकृतिक गैस को हम लोग जलाते हैं तो ऊष्मा होती है, ठीक है, ऊष्मा निकलता ना है। प्राकृतिक गैस को हम लोग जलाते हैं तो ऊष्मा निकलता है, इसीलिए ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यहाँ पर ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कार के बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार के बैटरी में, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, H2SO4 जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण कार के बैटरी में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका सूत्र होता है H2SO4। इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका यहाँ पर, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यानी हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। क्या? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। तो आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, जंगरोधी इस्पात के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण मिलाया जाए? यानी कि जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण मिलाया जाए? तो देखिए क्रोमियम एवं निकेल को हम लोग मिलाएंगे जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए, ठीक है। जो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी ही है। ये जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम एवं निकेल का मिश्रण मिलाएंगे इस्पात में, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड, और आज की इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न लिए हैं, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें लगभग हम लोग 100 विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेंगे। तो आप उसको भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।